जब हम भारत के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? राजा महाराजा, बड़ी बड़ी लड़ाइयां, है ना? लेकिन असली कहानी तो विचारों की है। ऐसे विचार जिन्होंने हमारी दुनिया को, हमारी सोच को आकार दिया। तो चलिए आज इतिहास के कुछ ऐसे छिपे हुए पन्नों को पलटते हैं जो शायद आपको चौंका देंगे। अच्छा, कभी सोचा है भारत, भरत, हिंदुस्तान, एक ही जगह के इतने सारे नाम क्यों? ये सवाल ही अपने आप में एक दरवाज़ा है जो हमें सीधे इतिहास की उन गहराइयों में ले जाता है जहां हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। जैसे राजा भरत के नाम पर पड़ा भारत, या फिर सिंधु नदी के पार की जमीन को कहा गया हिंदुस्तान। हर एक नाम एक अलग दौर, एक अलग नजरिए की कहानी सुनाता है। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो समझिए इतिहास की परतें हैं, एक के ऊपर एक। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं विज्ञान की दुनिया में। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्या ये यकीन करना मुमकिन है कि आज के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनकी जड़ें हजारों साल पहले प्राचीन भारत में मिलती हैं? देखिए, यहाँ 3 ऐसे नाम हैं जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। एक तरफ है कणाद, जिन्होंने ईसा से 600 साल पहले ही परमाणु की बात कर दी थी। फिर है नागार्जुन, जिन्होंने कीमिया को एक विज्ञान रसायन विज्ञान में बदल दिया। और हाँ, आर्यभट्ट, जिनकी खोजों ने तो जैसे गणित और खगोल विज्ञान का पूरा नक्शा ही बदल डाला। और आर्यभट्ट का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार था जीरो, यानी शून्य। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो एक पूरी क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने गणित को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, आज हमारे हाथ में जो कंप्यूटर हैं, स्मार्टफोन हैं, ये सब कुछ उसी एक खोज की बुनियाद पर खड़ा है। और ये जानकर तो और भी हैरानी होती है कि न्यूटन से करीब करीब 1200 साल पहले आर्यभट्ट ने लिखा था कि एक कुदरती ताकत है जो चीजों को धरती की तरफ खींचती है। हाँ, ये बात सही है कि ये न्यूटन का पूरा सार्वभौमिक नियम नहीं था, पर ये जरूर दिखाता है कि उस जमाने में सोच कितनी आगे बढ़ चुकी थी। आज तो हम सब स्कूल में पढ़ते हैं कि हर चीज परमाणुओं से बनी है, लेकिन जरा रुककर सोचिए, आज से 2600 साल पहले कणाद ने यह सिद्धांत दिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड अणु नाम के छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। ये वाकई में बिना देखे अनदेखे को देख लेने वाली बात। अच्छा, विज्ञान से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीवन बचाने की कला की, यानी चिकित्सा की। और प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान सिर्फ जड़ी बूटियों तक ही नहीं था। नहीं, यहां तो ऐसी मुश्किल सर्जरी की जाती थीं जिनके बारे में सोचकर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो मिलिए सुश्रुत से। इन्हें सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। सोचिए, आज से करीब 2600 साल पहले, एक ऐसा समय जब दुनिया की कई जगहों पर इंसानी शरीर को काटना फाड़ना एक टैबू माना जाता था, तब सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाएं कर रहे थे। और ये सब उन्होंने बाकायदा अपनी किताब सुश्रुत संहिता में दर्ज भी किया। 300 से ज्यादा, जी हां, सुश्रुत ने अपनी किताब में 300 से भी ज्यादा सर्जिकल तकनीकों और 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों के बारे में बताया था। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, ये तो समझिए उस दौर के चिकित्सा ज्ञान का पूरा विश्वकोश था। और बात सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी की नहीं थी। मोतियाबिंद की सर्जरी, जो आज भी इतनी नाजुक मानी जाती है, वो उस जमाने में भारत में सफलतापूर्वक की जा रही थी। जरा इन चरणों को देखिए। पहले धुंधले लेंस को ढूंढना, फिर एक बारीक सुई डालना, उस परत को हटाना और फिर आंख पर पट्टी बांधकर रोशनी लौटा देना। ये उस वक्त की सटीकता और कौशल का कमाल का उदाहरण है। अब सर्जरी से थोड़ा हट के देखें तो चरक जैसे चिकित्सक थे। उन्होंने स्वास्थ्य को देखने का एक बिल्कुल अलग, समग्र नजरिया दिया। उनका कहना था कि असली सेहत सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि शरीर, मन और खान-पान, इन तीनों के संतुलन से आती है। कमाल की बात है ना? ये वही विचार है जो आज की आधुनिक वेलनेस इंडस्ट्री में इतना लोकप्रिय हो रहा है। तो अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। और यहाँ तो कुछ ऐसे कमाल के ढांचे बनाए गए जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का सिर चकरा देते हैं। 4500 साल पहले की बात है। सोचिए, जब दुनिया की ज्यादातर जगहों पर शहर बसने शुरू ही हो रहे थे, तब हड़प्पा में एकदम सुनियोजित सड़कें थीं, भूमिगत सीवर सिस्टम था और हर घर में अपना बाथरूम था। उनकी शहरी योजना इतनी ज्यादा उन्नत थी कि आज के आधुनिक शहर भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1500, ये नंबर है 1500 साल। इतने सालों से दिल्ली में एक लोहे का स्तंभ खुले आसमान के नीचे खड़ा है।
और अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए हुए है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से हल नहीं कर पाया है। और वो राज ये है कि 1500 साल बारिश, धूप, सब कुछ झेलने के बाद भी इसमें आज तक जंग क्यों नहीं लगी। आज का आधुनिक विज्ञान भी हैरान है। इसकी बनावट में 99.9% शुद्ध लोहा है और इसकी धातु विज्ञान मतलब धातु बनाने की तकनीक आज भी एक पहेली है। और इंजीनियरिंग का ये कमाल सिर्फ धातु विज्ञान तक ही नहीं रुका था। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके पहियों को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो एक बहुत बड़ी और सटीक धूप घड़ी का काम करते थे। सूरज की किरणों से मिनट दर मिनट सही वक्त बताते थे। और दूसरी तरफ था वास्तुशास्त्र, जिसके सिद्धांतों पर ऐसे घर और इमारतें बनती थीं जो बिना एसी या बिजली के प्राकृतिक तरीके से ठंडी रहती थीं। लेकिन ये जो प्राचीन सोच थी, ये सिर्फ विज्ञान और इंजीनियरिंग तक ही नहीं रुकी। इसने समाज को बेहतर बनाने की भी एक बहुत मजबूत विरासत छोड़ी, एक ऐसी विरासत जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। राजा राम मोहन राय से लेकर सावित्रीबाई फूले तक इन महान समाज सुधारकों ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी भयानक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और लड़कियों की पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ी। एक तरह से उन्होंने प्राचीन ज्ञान की जो प्रगतिशील भावना थी, उसे फिर से जिंदा किया। और ये जो प्रगति का विचार है ना, ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचीन प्रतीक तक ले जाता है, सम्राट अशोक का धर्म चक्र। ये चक्र सिर्फ एक निशान नहीं है, ये जिंदगी, गति और हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रतीक था। और आज भी ये भारत की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस चक्र की जो 24 तीलियां हैं, वो सत्य, करुणा, न्याय जैसे मूल्यों को दिखाती हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक देश के लिए लगातार तरक्की के रास्ते का एक नक्शा है। संदेश बिल्कुल साफ है, रुकना मौत है और चलते रहना ही जिंदगी है। और इसीलिए 22 जुलाई 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो इसी प्राचीन प्रतीक को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बिल्कुल बीच में जगह दी गई। ये इस बात का ऐलान था कि नया भारत अपनी पुरानी विरासत पर गर्व करता है और हमेशा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने का वादा करता है। तो गणित से लेकर सर्जरी और मानवाधिकारों तक इन सभी विचारों ने हजारों साल पहले आने वाले भविष्य की नींव रखती थी। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की धूल में दबी ऐसी और कितनी छिपी हुई कहानियां हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।